नमस्कार। रात को 10 बजने को हैं और दमदार समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पंजाब में भले ही कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने तेवर नरम नहीं किए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 21 जुलाई को सभी विधायकों को लंच पर बुलाया था। जानकारी के मुताबिक इस लंच के लिए पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को न्योता नहीं दिया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंचकुला में यह लंच आयोजित किया, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों को न्योता भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू को न्योता नहीं दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से आयोजित लंच खत्म हो गया है। लंच के बाद कैप्टन अपने फार्म हाउस से चंडीगढ़ स्थित आधिकारिक आवास पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन के करीबी से मुलाकात की है। वे पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी से भी मिले। राणा केपी कुछ ही समय पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले थे। ये भी जानकारी आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू अन्य नेताओं के साथ कैप्टन से मिलने जा सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही राजिंदर कौर भट्टल से मुलाकात की है और वहीं दूसरी तरफ विधायक भी वफादारी बदल रहे हैं। हरदयाल सिंह कमनोज और मदन लाल जमालपुर कल सिद्धू से मिले थे और आज कैप्टन से भी मुलाकात की। मैं ਅੱਜ बहुत मुबारकबाद ਦਿੰਨੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4 ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੂਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ AICC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਬਰੀਫ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੱਟਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੁਕਾਤੀ ਗੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਭਾਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, पूरी होप है ਤੇ पूरा मैं समझदी हां कि ये पूरी तरह ਨਾਲ जो झंडा चक्या जिस तरीके ਨਾਲ नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब के सभी सांसदों को फोन किया था। सोनिया गांधी ने सभी सांसदों से फोन पर बात की और उनकी सभी आपत्तियों को सुना। जानकारी के मुताबिक सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष से पुराने लोगों को तरजीह देने की मांग की है। सोनिया गांधी ने मनीष तिवारी, प्रताप सिंह बाजवा, रवनीत बिट्टू, गुरजीत औजला, अमर सिंह समेत सभी सांसदों को फोन किया था। इससे पहले सभी सांसदों ने पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय भी मांगा था। सांसदों ने सोनिया गांधी से कहा है कि अगर आप दूसरों से मिल रहे हैं तो हमसे भी मिलें। इजरायल के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैपिंग की रिपोर्ट आने के बाद बवाल मचा हुआ है। इस पूरे बवाल को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की जासूसी करवाने के लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। वहीं पूर्व IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने फोन टैपिंग के आरोपों को देश विरोधी एजेंडा चलाने की साजिश बताया है। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने जासूसी कांड सामने आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। पार्टी सहित सब विपक्षी दल सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। आज आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, अधीर रंजन जी के नेतृत्व में हमारी पहली मांग ये है कि मिनिस्टर ऑफ होम एंड इंटरनल सिक्योरिटी श्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच हो,
सभी विपक्षी दलों को हम ऑन बोर्ड लेंगे और उस जांच की शक्ल क्या होगी इसकी चर्चा खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और विपक्ष के अन्य नेता बैठकर जरूर करेंगे। चाहे वो लीगल ऑप्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री ऑप्शन हो, दोनों तरह की इन्वेस्टिगेशन को हम एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे ही हम बात कर रहे थे, अब नए नाम आ गए हैं, उसमें टीएमसी के नेताओं के नाम भी आ गए हैं इस पत्रकार वार्ता के चलते चलते। तो सही कह रहे थे खड़गे साहब, अभी तो शुरुआत है। आज कुछ इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे समाचार पत्रों के पत्रकारों के नाम भी अभी अभी और जग जाहिर हुए हैं। ये कितना बड़ा है, ये आम जनमानस की जिंदगी में है, किस किस के घर तक है, किसकी बेटी, धर्मपत्नी, बेटे, भाई, मां, उनके टेलीफोन्स तक है। मोदी जी और उनकी सरकार किस किस के घर और बाथरूम में झांक रही है, किस तरह से किस किस के कमरों के और घरों के अंदर झांक रही है। उनका बेटा या बेटी क्या देखते हैं, सुनते हैं, सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, इनमें देशवासियों के किस किस के टेलीफोन्स के अंदर झांक रही है, ये तो पूरी जांच में खुलासा हो। मानसून सत्र के पहले दिन हुए हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी जाहिर की है। केंद्र सरकार पर लगे जासूसी के आरोपों को उन्होंने देश को अपमानित करने की साजिश बताया है और इसके साथ ही साथ पूछा है कि देश की छवि पर बार बार चोट क्यों की जाती है। शाह ने लिखा है कि विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने साजिश से भारत की विकास यात्रा को रोक नहीं पाएंगी। गृह मंत्री ने लिखा है कि मानसून सत्र से देश को काफी उम्मीदें हैं और यह सत्र देश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। शाह ने कहा है कि लोगों को क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए कि ये भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की भारत के विकास के अवरोधकों के लिए एक रिपोर्ट है। संसद में हुए हंगामे पर कांग्रेस को घेरते हुए अमित शाह ने लिखा है कि वह अपना जनाधार और राजनीतिक महत्व खो चुकी है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस के पास लोकतंत्र को कुचलने का अच्छा अनुभव है। कथित जासूसी कांड को लेकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। उन्होंने पूरे मामले को लेकर जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा मांगा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की भी जांच की मांग की है। इधर बचाव में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने जासूसी की मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस के आरोपों को स्तरहीन करार दिया है। रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया है कि आखिर मानसून सत्र से पहले पेगासन की यह कहानी कैसे सामने आई। आज ये पेगासस विषय पर आईटी मंत्री अश्विनी जी ने लोकसभा में एक विस्तारित वक्तव्य दिया है। द स्टेटमेंट टच्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस हुई है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे स्तरहीन आरोप लगाए हैं जो राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा से परे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का अब यह स्तर हो गया है? लेकिन क्या कहा जाए, आज के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी बालाकोट और उरी में देश के जवानों की शहादत का सबूत मांगती है, उससे और क्या अपेक्षा की जाए। जो कांग्रेस पार्टी आज तक गलवान को लेकर देश में आशंका का माहौल बनाती है, जबकि पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय सेनाओं ने नरेंद्र मोदी। देश में एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान की ओर से फोन टैपिंग और जासूसी से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने के बाद इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले आई इस रिपोर्ट पर सदन में भी हंगामा हुआ तो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री को सफाई देनी पड़ी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन टैपिंग से जासूसी के आरोपों को गलत बताया है।
अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा है कि डेटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है। जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके तथ्य गुमराह करने वाले हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस आरोप का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि एनएसओ इस तरह के आरोप को पहले भी खारिज कर चुका है। Honorable Speaker, sir, I rise to make a statement on reported use of spyware Pegasus to compromise phone data of some persons. A highly sensational story was published by a web portal yesterday night. Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Speaker, sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of the Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be... शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कई लोगों की कथित फोन टैपिंग पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि 1500 से अधिक लोगों के फोन टैप किए गए हैं और इसका मतलब है कि वे कुछ योजना बना रहे हैं और हमारा देश खतरे में है। संजय राउत ने कहा, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आम जनता के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए। हम इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। देखिए, शक्तियाँ तो होती है, उनका इंटरेस्ट भी होता है। ये तो कोई खिलौना नहीं है ना, ये कोई खेल नहीं चल रहा है। कोई ना कोई उनका मकसद जरूर होगा कि इस देश के 1500 से भी ज़्यादा प्रमुख लोगों के अगर फ़ोन टैप किए जाते हैं तो ज़रूर उनका मकसद है और ये देश को खतरा है, देश की स्वतंत्रता को खतरा है। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सामने आकर उस बारे में देश की जनता को बताना चाहिए क्या हो रहा है। सर, इसके पीछे सरकार का हाथ जो कहा जा रहा है, अभी हम पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे, बात करेंगे। आज सुबह मेरी खड़गे साहब से बात हो गई। मॉनसून सत्र पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि विपक्ष मुद्दे शांतिपूर्ण उठाएं, जिससे कि एक स्वस्थ डिबेट हो। और इसके अलावा उन्हें बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर कहा कि जिन्हें जातिवाद से मतलब है वो क्या जनता के लिए काम करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो लोग भी देश का भला चाहते हैं, या किसानों के मुद्दे पर या कोविड के मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर अगर चाहते हैं कि एक सही डिबेट हो, स्वस्थ डिबेट हो और चर्चा हो उस पर, तो पार्लियामेंट है बनी ही इसीलिए है कि उस पर चर्चा हो, चर्चा होकर निर्णय लिया जाए। विपक्ष को कोई हो हल्ला नहीं करना चाहिए और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए अध्यक्ष की पीठ के सामने और उनके पटल पर, और निश्चित तरीके से जो उनके सवाल होंगे उसका हमारी सरकार बाकायदा जवाब देगी और उस पर चर्चा करेगी और एक अच्छा निर्णय लेने का काम हमारी सरकार का है, वो करेगी। कैसे देखते हैं सर? मुझे अफसोस है इस बात का कि डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को लेकर के चलने वाली बीएसपी पार्टी, उसकी मुखिया बहन मायावती जी जब किसी जाति की बात करती हैं तो डॉक्टर अंबेडकर के मिशन पर कुठाराघात है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम शोषण विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं और यही हमारा मिशन है। अगर इस मिशन को कोई आगे न ले जाए तो पीछे न ले जाए। तो बहन मायावती जी जातिवाद की बात करके और इस मिशन को, डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पीछे ले जाने का काम कर रही हैं, जस्ट उनके अपोजिट में काम करने का काम कर रही हैं। किसी पर्टिकुलर कास्ट के बारे में बोलना कि वो वोट उनको नहीं करेगा, फला को वोट करेगा, इसका मतलब उनको जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है, जातिवाद से मतलब है। तो जो व्यक्ति जातिवाद करता है वो जनता की समस्याओं को हल कर। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठबंधन हो चुका है, महागठबंधन 2019 के चुनाव में सपा बसपा एक फ्रंट पर आकर के लड़े थे और उनका कास्ट के आधार पे बेस वोट था। तो जो कास्ट के आधार पे उनका बेस वोट था
उन्होंने मान लिया कि वोटर ने मान लिया कि ये हम लोगों को जातिवाद में फिर से बीजेपी की 63 सीटें जिता करके भेजने का काम किया, 63-64 सीटें एमपी की जिता के भेजने का काम किया और सपा और बसपा का जो एक बड़ा गठबंधन माना जाता था वो फेल हो गया। अब वो कांग्रेस से गठबंधन उनका हो या किसी और से भी गठबंधन किसी भी उसका हो, जनता ने मान लिया है कि ये लोग केवल सत्ता पाने के लिए यूपी के अयोध्या पहुंचे नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर कहा है कि बसपा अब जातीय राजनीति कर रही है और जिस पर उन्होंने बसपा पर जमकर निशाना भी साधा है। तो यूपी के अयोध्या पहुंचे थे नगर विकास मंत्री, बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर बीजेपी ने ये प्रहार किया है और आशुतोष टंडन ने बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर कहा है कि बसपा का इतिहास रहा है कि बसपा ने हमेशा समाज तोड़ने का काम किया है। आशुतोष टंडन ने कहा है कि भाजपा सभी का सम्मान करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही भाजपा का ध्येय है। रामनगरी अयोध्या के बारे में आशुतोष टंडन ने कहा कि अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बने, अयोध्या विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बने, इन पर केंद्र व प्रदेश सरकार काम कर रही है। और 38 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास के कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व की सरकार, उसका ध्येय है कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मिले। अयोध्या विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में सामने आए और विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बने, उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में तेजी से यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं। सभी विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे ऊर्जा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा शिक्षा हो, नगर विकास हो, आवास हो, सभी विभाग अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अयोध्या नगर निगम का ये कार्यक्रम है। एसपी का तो इतिहास रहा है कि वो हमेशा समाज को तोड़ने का कार्य करती रही है। किसानों द्वारा चल रहे नए कृषि कानूनों के विरोध पर बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की सहमति व्यक्त की है कि किसानों के साथ फिर से बातचीत की जानी चाहिए, भले ही उनका कानूनों के प्रति एक अलग दृष्टिकोण हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये पर्टिकुलर कुछ राज्यों की बात है जहां सबसे पहले ये काम शुरू हुआ, उत्पादकता भी बढ़ी थी और वहां से लोगों का खरीदा जाता था अनाज। तो वो उन सब इलाकों में जो नई पॉलिसी बनी है, नई कानून बने, तो उसको लेकर के उन लोगों का विरोध है। आपस में बातचीत भी कई बार हुई है, लेकिन इसमें तो इन लोगों के साथ बातचीत करके उन लोगों को भी कन्विंस किया जाना चाहिए। बात तो हो ही रही है, लेकिन कोरोना के दौर में इस प्रकार से निरंतर करना ये कोई ठीक बात नहीं। किसी को भी अधिकार है अपनी बात को रखने का, और केंद्र सरकार ने तो कई बार बातचीत की है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नकली शराब पीने से लोगों की मौत पर बिहार सरकार की खिंचाई की है और कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को अपने पद की परवाह है, जनता की नहीं। उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है कि जहरीली शराब पीने से 16 से 17 लोगों की मौत हो गई है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तेजस्वी ने कहा, हमारे तथाकथित सुशासन बाबू को जनता की नहीं अपने पद की परवाह है। शराबबंदी पूरी तरह विफल रही है। शराब से लगभग 16 से 17 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि निंदनीय है। जो लोग कहते हैं, सुशासन का दावा देते हैं कि शराबबंदी जो है सफल है, साफ साफ जीता जागता उदाहरण है। बार बार ये कोई पहली घटना नहीं है शराबबंदी के बाद की जहरीली शराब से जो है लोगों की मौतें हुई हैं। बार बार जो है सुशासन का पोल खुल रहा है, लेकिन सुशासन बाबू जो है, सो कॉल्ड सुशासन बाबू, वो अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, ना कि जनता की चिंता कर रहे हैं। पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुकी है। जनता दरबार इनका थोड़ी ना लगा है, इनका तो खाली दिखावटी और नौटंकी जो कह सकते हैं कि लोगों में चला हुआ है। आम जनता, जो लोग फरियादी जो लोग हैं, वो बेचारे गरीब गांव देहात के लोग क्या रजिस्ट्रेशन करना जानते हो। और जितना ये खर्चा हो रहा है, मान लीजिए 5 लोग को लाया जा रहा है तो 11-12 अधिकारी आ रहे हैं, उनके रुकने का खर्चा, हर एक चीज तरीके से।
तो जो आम लोग हैं, आम लोगों के लिए तो मुख्यमंत्री का दरवाजा खुला रहना चाहिए। अब भले रजिस्ट्रेशन कहाँ से लोग करा पाएगा। यूपी के कासगंज जिले में धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है और जिसके बाद अब हिंदू जागरण मंच की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। तो यूपी के कासगंज जिले में धर्मांतरण का प्रयास का मामला दरअसल सामने आया है। धर्मांतरण की सूचना पर हिंदू जागरण मंच के लोग पहुंचे और कार्यकर्ता के विरोध के चलते इस पर पूरे मामले में 7 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो वहीं पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक साथी फरार है। तलाशी के दौरान धर्मांतरण करा रहे लोगों के पास से देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी डायरी भी मिली हैं। और मैं जब मौके पे जाके पहुंचा तो वो लोग कुछ रुपए बांट रहे थे, लोगों को बरगला रहे थे और उनके पास एक किताब थी और किताब में लिखा हुआ था माँ दुर्गा और तमाम हिंदू देवताओं के ऊपर अवध टिप्पणियाँ लिखी हुई थी। मेरे पूछने पर ये क्या है तो उन्होंने जवाब न दे करके मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, मेरी गाड़ी फोड़ दी और गांव के लोगों ने आकर के मुझे बताया अगर वो लोग ना आते तो ये लोग मेरे ऊपर प्राणघातक हमला कर देते। अब कार्रवाई ये हुई, मैं थाने आया हूँ। तो देश के तमाम हिस्सों में पेट्रोल की कीमत सेंचुरी लगा चुकी है। महंगे पेट्रोल डीजल से लोगों को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है और राहत दिलाने के लिए सरकार अभी तक टैक्स में कोई कमी भी नहीं की है। इसके बावजूद अगले महीने से पेट्रोल डीजल के दाम में थोड़ी राहत मिल सकती है। आपके ओपेक प्लस देशों ने अगले महीने से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है और इसके बाद उम्मीद है कि कीमतों में कमी आएगी। दरअसल पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से आने वाले कुछ दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन इस कमी के लिए सरकार में कोई कोशिश नहीं की है। आरबीआई समेत आम लोगों के बार बार गुहार लगाने पर भी टैक्स में कमी का रास्ता केंद्र या राज्य सरकारों ने नहीं अपनाया। दरअसल इस संभावित गिरावट के अनुमान की वजह से ओपीईसी प्लस देशों के अगस्त से ऑयल सप्लाई बढ़ाने के फैसला है, लेकिन कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के पीछे ओपेक प्लस देशों के दरिया दिली नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से कोरोना संकट से उभरती ग्लोबल इकोनॉमी जिससे ऑयल की डिमांड बढ़ी है। दिल्ली पुलिस ने 18 जुलाई की रात शहर में रात भर गश्त की है। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों और लाल किले के आसपास के इलाके का दौरा किया। दिल्ली के सीपी बालाजी श्रीवास्तव ने 30,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की निगरानी टीम का नेतृत्व किया जो फील्ड पर थे और पूरे शहर में गश्त दे रहे थे। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। कासगंज जनपद में एक दंपत्ति की ओर से फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के पीछे गृह कलेश मुख्य वजह बताई जा रही है। कासगंज जनपद में गृह कलेश के चलते पति और पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव नीमरी में 35 वर्षीय हरीश चंद अपनी पत्नी शीतल के साथ रहता था, जिनमें 2 दिन पूर्व कुछ विवाद हुआ, जहां पर मौके पर सूचना पर पहुंची पीआरवी ने दोनों में समझौता करा दिया, लेकिन देर रात दोनों में फिर विवाद हो गया और दोनों ने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। जब सुबह हरिचंद नहीं जगा तो पड़ोसियों ने देखा कमरे में जाकर तो दोनों फांसी के फंदे पे झूल रहे थे। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना कासगंज जनपद कासगंज के अंतर्गत नीमरी गांव पड़ता है। वहां पर आज सुबह सूचना मिली कि पति पत्नी द्वारा आत्महत्या किया गया है। हम मौके पर पहुंचे तो ऊपर देखा गया तो बताया गया कि ग्रामवासियों के द्वारा ही जो है उसको दुपट्टे से काटकर नीचे उतारा गया था। इनको पोस्टमार्टम के लिए हम बॉडी भेज दिए हैं मोचरी और इनके द्वारा भी लिखा पड़ा। शामली जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब जनपद शामली में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। वहीं पिछले 10 दिनों में एक भी शामली में कोरोना पॉजिटिव केस न मिलने से शामली अब कोरोना मुक्त हो गया है।
जनपद शामली कोरोना मुक्त हो गया है। जनपद शामली में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। जनपद शामली जिलाधिकारी जगदीश कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद शामली में पिछले 10 दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है, जिसके चलते जनपद शामली अब कोरोना मुक्त हो गया है। वहीं जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन जनपदवासी जरूर करे, वहीं मास्क लगाए और सैनिटाइजर का प्रयोग करे। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। जिलाधिकारी ने कहा है कि भविष्य में जनपद में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इससे पहले ही जनपदवासी कोरोना वैक्सीनेशन जरूर कराए। वहीं एएनबी न्यूज भी आप सभी से अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और वैक्सीनेशन जरूर कराए, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। शामली जनपद में पिछले 10 दिन से कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है। इस वजह से कल में हमारा शामली जनपद कोरोना मुक्त हो गया है। इस समय 0 एक्टिव केसेस हैं कोविड के। ये बहुत ही एक अच्छी उपलब्धि है जनपद के लिए। और पर मैं इसके साथ साथ जनपद वासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि अभी कोरोना मुक्त हो गया है, बट आगे के लिए, भविष्य के लिए जितनी हमारी कोविड प्रोटोकॉल की जो प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो ज़रूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर पहनें और कोविड वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसमें ज़रूर भाग लें। सभी लोग अपने आप को और अपने परिवार के सभी लोगों को कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। कोरोना की तीसरी लहर के अलर्ट के बाद भी देवरिया में घोर लापरवाही देखी जा रही है। यहां आरोप लग रहा है कि सीएमओ की कोविड-19 की कोई चिंता नहीं है और आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिलहाल इस अनदेखी के चलते अब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के फैलने का डर पैदा हो गया है। पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जहां अलर्ट है, वहीं देवरिया में कोरोना को लेकर कोई भी सक्रियता नहीं दिख रही है। जहां वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लाइन लगी है, वहीं जो आरटीपीसीआर है उसकी जांच, कोविड की जांच के लिए भीड़ लगी हुई है और कोई भी लोग वहां पर मास्क और डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए खतरा हो सकता है। आप देख सकते हैं जिला अस्पताल में चारों तरफ कितनी अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ के जिम्मेदार गहरी नींद में सोए हैं, चाहे जिलाधिकारी हो चाहे सीएमओ हो, किसी को भी समय नहीं है कि ऐसे सेंटरों की जा करके खुद समीक्षा करें या जानकारी लें, जिसके चलते यहाँ लोगों में और ज्यादा निष्क्रियता देखी जा रही है। छूट मिलने के बाद से लगातार यहाँ लोग नियमों का पालन करने से परहेज कर रहे हैं और फिर दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर का जहां प्रकोप लोगों को सता रहा है, वहीं है यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं, जिसमें जिम्मेदार जिला प्रशासन को ही कहा जाएगा। अगर कोई व्यवस्था बिगड़ती है तो जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार जरूर होगा। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। पानीपत में 3 दिन के इंतजार के बाद फिर से मौसम ने करवट ले ली है। सोमवार की सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिली है, जिस कारण लोगों को तपती गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। सोमवार को अधिकतम तापमान में 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवाओं की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचेगी। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक अच्छी बारिश के आसार भी जताए हैं। पानीपत में बीते मंगलवार से मानसून की बारिश शुरू हुई थी। 3 दिन काफी तेज और कभी रिमझिम बारिश होने के बाद भी गर्मी फिर अपने चरम पर पहुंची, जिस कारण अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। तपती गर्मी के साथ उमस ने भी लोगों को परेशान किया। बारिश न होने से किसानों की भी चिंता बढ़ गई थी। बता दें कि सोमवार सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा डाला और पहले हल्की फिर करीब 9:40 पर तेज बारिश हुई। बारिश के कारण तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं सुकून दिया। कई दिनों से गर्मी की मार झेल रही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार को राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी करते हुए भारी बारिश की संभावना जताई थी। आईएमडी ने बताया था कि उत्तर भारत के कई राज्यों में 18 से 21 जुलाई के बीच में तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से तापमान में भी काफी गिरावट आई है। राजधानी दिल्ली के जनपद धौला कुआं आदि इलाकों में तेज बारिश हुई है और इससे पहले रविवार को भी दिल्ली में बारिश हुई थी। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा में भी बीती रात धीमी गति से बारिश होने के बाद सुबह से भारी बारिश हो रही है और कुछ ही देर की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियां रेंग रेंग कर आगे बढ़ी। और इसके अलावा हरियाणा में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देर रात से ही बारिश हो रही है और जहां एक तरफ दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं दूसरी ओर सुबह जैसे ही लोग अपने घरों से निकले तो दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा हुआ था। दिल्ली के तमाम अंडरपास का यही आलम था। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके के जखीरा फ्लाईओवर अंडरपास में भी पानी जमा होने से सरकारी दावों की पोल खुलती दिखी। सिविल एजेंसियां हर बारिश के पहले मानसून की सारी तैयारी कर लेते करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और ही दिखाई देता है। ये तो लखनऊ का फ्लाईओवर लग रहा है 4 बार वाला। जब हर जगह हमेशा पानी भरता है बारिश का तो उसकी सुविधा करनी चाहिए ना। जब सरकार को पता जब भी बारिश होती है यहाँ पानी भर जाता, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भी बारिश हुआ था, फिर भी बारिश जल भराव की स्थिति थी जखीरे के अंदर। इसके अलावा भी सरकार सुन लेंगे तो इस पर किसकी अब कमी मानते हैं? सरकार की कमी मानी जाएगी और क्या करेंगे। नहीं, सरकार एक तरफ कहते हैं कि हमने मलबा निकाला, हमने सफाई करवाई, फिर भी इसके बावजूद नहीं किया गया। अगर सफाई करी होती तो ऐसे पानी भरता थोड़ी। ये देखो ना, सारी पब्लिक भी परेशान हो रही है, दुखी हो रही है। सरकार की लापरवाही ऐसे सारा पानी ऐसे भर रहा। सरकार को हर साल जब भी बारिश होती है तभी पानी भर जाता। यहाँ कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल है। कसको बोलना मेरा विशाल। ये आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं इंद्रलोक की साइड से आ रहा हूँ। ये देखिए आप पानी देख सकते हैं कितना भरा हुआ है। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। इनकी गाड़ी देखो, हमारी गाड़ी बंद हो गई, आधा पौना घंटा हो गया गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसमें आप किसकी कमी मान रहे हो? इस बीच सरकार की कमी मानते। सरकार को पता है पहले भी बारिश हुई थी, पहले भी पानी भरा था। इस बीच इन्हें इस चीज़ का सुधारण करना चाहिए था, पर इस बीच इन्होंने कुछ भी नहीं करा। अब बताइए क्या करें, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र के चकरशिवराहा गांव में भारी बारिश से लोगों के लिए आफत बनकर आई है। दरअसल भारी बारिश के बीच भरभरा कर पंचायत भवन की छत गिर गई। जर्जर छत के नीचे दबकर 2 लोग साहिल और मासूम राशिद की मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी से मलबा हटाकर शव निकाला है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यूपी के संभल में मानसून की पहली बारिश ही लोगों के लिए आफत बनकर आई है। असमोली थाना क्षेत्र के गांव उवरी में तेज बरसात से एक मकान धराशायी हो गया और मलबे के एक मासूम की दबकर मौत भी हो गई है। वहीं एक महिला और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने पीड़ितों का रेस्क्यू कर किसी भी तरह से बाहर निकाला और जिसके बाद गंभीर रूप से घायल महिला और उसके बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब पूरी परिवार सो रहा था। चार बच्चे थे। अच्छा, एक बच्चे की डेथ हो गई इसमें। अच्छा, और घायल कितने हैं? 3 बच्चे घायल हैं। एक मकान मालिक घायल है। अच्छा, एक मकान मालिक घायल है। अच्छा। यूपी के सीतापुर में एक घर की छत भरभरा कर गिर गई और जिसके मलबे की चपेट में आकर मां बेटे नीचे दब गए। छत गिरने की आवाज सुनकर घर के लोग इकट्ठा हो गए और पास पड़ोसियों की मदद से मलबे में दबे मां बेटे को बाहर निकाला गया, लेकिन उससे पहले ही दोनों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना अविचल प्रताप सिंह तहसीलदार और कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह और लेखपाल रमेश कुमार वर्मा ने निरीक्षण कर विधिक कार्रवाई की और परिवारजनों को पीएम रिपोर्ट आने के बाद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया। महाराष्ट्र के मुंबई में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े कुछ बदमाश वकील पर हमला करते हुए नजर आते हैं और मामला बोरीवली इलाके का है, जहां सड़क पर मौजूद बदमाश हाथों में डंडे और लाठी लिए
वकील को मारते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस बात को लेकर ये मामला किया गया है, पर इस तरह से सरेआम गुंडागर्दी कहीं न कहीं मुंबई जैसे महानगर में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। बहरहाल वकील पर तलवार से हमला करने के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और FIR दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। तो वहीं घायल वकील का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर यूपी से है, जहां गोंडा जिले में अक्सर दबंगों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। और वहीं ताजा मामला गोंडा के थाना धानेपुर क्षेत्र से है, सामने आया है, जहां घर से शौच के लिए 18 वर्ष की बालिका बाहर गई थी और गांव के बाहर गन्ने के खेत ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को लोगों ने अंजाम दिया। जब पीड़िता ने अपने आरोपी के घर पर ही, जिसके बाद दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। धानेपुर में एक युवती के साथ उसी गांव के युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में थाना धानेपुर पर सुसंगत धाराओं में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में अवैध रूप से रहने के मामले में 9 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से फर्जी आधार कार्ड जब्त किए गए हैं। सोमालिया के एक नागरिक से जुड़े एक लूट के मामले में इनमें से 3 लोगों की भूमिका सामने आने के बाद इसका खुलासा हुआ। चेन्नई पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि गिरफ्तार लोगों में 3 महिलाएं शामिल हैं और ये सभी 9 लोग नजदीक के केओलम शहर में एक रिजॉर्ट में रह रहे थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस इन 3 लोगों ने अपने आप को केंद्रीय पुलिस बताकर ओमालिया के नागरिक ने $3,800 लूटने के मामले की जांच कर रही थी। इन तीनों ने मादक पदार्थ के लिए जांच करने की आड़ में हाल में सोमालिया के नागरिक को लूटा। जिले में एक्सिस बैंक से 95 लाख रुपए की बड़ी लूट की घटना को जिला पुलिस को हिला कर रख दिया है। बैंक के अंदर हुई लूट की वारदात के बाद जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलोत ने जिले के सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों को जिले में सभी बैंकों के अंदर सुविधाओं का जायजा लेने के लिए आदेश दिए हैं। आदेश के बाद आज होडल के डीएसपी दिनेश कुमार और थाना प्रभारी सुरेंद्र राठी ने पुलिस टीम के साथ शहर के अंदर मौजूद लगभग 12 बैंकों में जाकर बैंक के अंदर मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया। डीएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि जो पलवल में बैंक के अंदर लूट की वारदात हुई है उसको लेकर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर आज शहर के अंदर मौजूद सभी बैंकों के जाकर सुविधाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि कई बैंकों में अंदर सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं थे और कहीं पर बैंकों के अति अनिवार्य सायरन भी नहीं मिले। इतना ही नहीं, बैंक मैनेजरों को यह कहना है कि सायरन का बटन कहां पर है। वहीं डीएसपी का कहना है कि इस बारे में जिन बैंकों के अंदर कमी मिली है उनके खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी और इसकी जांच भी करवाई जाएगी, उसके बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी। के संज्ञान में भी है कि पलवल में अपनी घटना घटी। उससे पहले ही हमने इस संबंध में एक बैंक मैनेजर को पहले आदेश दिए हुए थे कि बैंक में जो कमियाँ आपके CCTV कैमरे उनको ठीक कराइए, खराब है तो सायरन है तो उनको प्रॉपर ढंग से चालू कराइए और कैमरे की डायरेक्शन ढंग से हो। तो उसी का एक औचक निरीक्षण मेरे द्वारा मतलब यूनिफॉर्म में ना कि सिविल में जाके किया था कि आम ग्राहक की तरह। उसके बाद मैंने SHO को बुलाया था और चेकिंग की तो बहुत से बैंकों में कमियाँ पाई गई हैं। उनके सायरन काम नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड उनके नहीं है। अगर कोई है तो सिक्योरिटी गार्ड को ये नहीं मालूम कि उसको अगर इमरजेंसी सायरन बजा तो क्या करना है। तो इस समय हम चेकिंग करके आए और उनके खिलाफ जो एक्शन बनता है वो सर्टिफिकेट लिख के भेजेंगे और जो इनकी कमियाँ थी उनको दुरुस्त कराएंगे। तो सर मतलब CCTV फोकस ठीक नहीं, बहुत से CCTV और जो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहे, सारे काम नहीं कर रहे, एक आधे काम कर रहे हैं, जबकि जितने लगे वो सारे प्रॉपर काम करने चाहिए। फिर उनकी रिकॉर्डिंग कितने दिन की है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल के। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज से फतेहाबाद के महाविद्यालयों में परीक्षाएं शुरू हुई हैं। फतेहाबाद के मनोहर मेमोरियल कॉलेज में भी आज परीक्षाएं देने के लिए विद्यार्थी पहुंचे। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले मनोहर मेमोरियल कॉलेज में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के विद्यार्थियों की आज से परीक्षाएं शुरू हुई हैं। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को मानते हुए कॉलेज प्रबंधन के द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं। और इस दौरान मनोहर मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गुरुचरण दास ने बताया है कि आज से दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है और हिदायत भी दी जा रही है। कोरोना की दूसरी महामारी की लहर के बाद महाविद्यालय में आज से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा द्वारा आयोजित
परीक्षाएं सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज शुरू हो चुकी हैं। और जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, सभी विद्यार्थियों को प्रेरित भी किया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और मास्क पहनकर रखें। और जहां तक सैनिटाइजर की बात है, जो एग्जामिनेशन रूम है उनको भी सैनिटाइज प्रॉपर किया जा रहा है। तो किन किन क्लासों के पेपर हो रहे हैं सर? आज पीजी के क्लासेज का फाइनल ईयर का और यूजी के सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम आज से शुरू हो चुके हैं। 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से 12:30 होगी और जो शाम की शिफ्ट है वो शाम को 2 बजे से। कोरोना को हराने के लिए पानीपत के लोग आगे आ रहे हैं और इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि छुट्टी के दिन रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने कुल 5 सेंटर ही बनाए थे, जिस पर कुल 6,225 लोगों ने टीका लगवाया। यह जुलाई महीने को दूसरा सर्वाधिक टीकाकरण है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सोमवार को 10 सेंटर बनाए गए हैं। WHO के अनुसार किसी भी जिले और शहर की कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए 70% लाभार्थी को वैक्सीनेट करना जरूरी है। पानीपत की बात करें तो यहां 8 लाख से अधिक लाभार्थी हैं, जिनमें से 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। रविवार को छुट्टी के दिन पानीपत के लोगों ने रिकॉर्ड वैक्सीन कराया है और रविवार को वैक्सीनेशन के लिए केवल 5 ही सेंटर बनाए गए थे। इसके बावजूद इस महीने का दूसरा सबसे अधिक वैक्सीनेशन किया गया। रविवार को कुल 6,277 लोगों ने टीका लगवाया और इनमें 18 प्लस के 2,899 ने पहला और 541 ने दूसरा टीका लगवाया। 45 प्लस के 709 ने पहली और जबकि इसी के साथ ही 1 जुलाई को 7,300 लोगों ने खुद को वैक्सीनेट कराया था और कोरोना से सुरक्षित किया था। इसके बाद लगातार वैक्सीनेशन के आंकड़े में गिरावट आई है और अब रविवार को जुलाई महीने में दूसरी बार वैक्सीनेशन का आंकड़ा 6,000 के पार पहुंचा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और आगे भी जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में कोविड-19 के मामले में लगातार गिरावट नजर आ रही है। आलम यह है कि बीते कल जिले में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जिसको लेकर फरीदाबाद के सिविल सर्जन ने खुशी जताई है और कहा है कि हमें इस मुहिम को कमजोर नहीं पड़ने देना और पहले की तरह वैक्सीनेशन पर ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिले के 12 गांव पूरी तरह से वैक्सीनेट किए जा चुके हैं और वहीं जिले में अब तक 10,43,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जबकि 2 लाख लोगों को दोनों डोज भी लग चुकी हैं। जो सेकेंड वेव थी वो उतार पे है, जैसा कि आप देख रहे हैं भारत के अंदर, परंतु कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जो केसेज उनमें ज़्यादा आ रहे हैं। तो कोरोना को हम समाप्त ना माने और कोरोना के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कोविड के लिए है उसका पालन करें। सबसे पहले तो मैं जनता को यही कहना चाहूँगा, मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार हाथ धोएं, भीड़ भड़ाके वाले इलाके में ना जाएं, भीड़ पैदा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार की तरफ से बकरीद के चलते दी गई छूट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई। ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में बकरीद मनाने पर फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं लगाई है और न ही किसी तरह का आदेश पारित किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर केरल सरकार से जवाब मांगा है। मंगलवार को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि केरल में लॉकडाउन में ये छूट ऐसे समय में दी जा रही है जब राज्य में कोरोना के मामलों में और पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि देखी जा रही है। रविवार को विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने केरल सरकार की आलोचना की थी और सरकार के फैसले को कानूनी चुनौती देने की चेतावनी भी दी थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित सूफी संत हजरत नाहर सैयद बाबा की दरगाह पीढ़ियों से सांप्रदायिक सद्भाव के केंद्र के रूप में काम कर रही है, जिसमें हर साल बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे माना जाता है कि 455 साल पुराने इस पवित्र स्थल के दर्शन करने से संतान की इच्छा रखने वाले भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ण होती है और उसके लिए भक्त दरगाह के बाहर तालाब में स्नान भी करते हैं, अपने पुराने कपड़े छोड़ करके नए कपड़े पहनते हैं और हर साल इस दरगाह पर हिंदू त्योहार होली के दिन एक भव्य मेले के साथ उर्स का आयोजन भी किया जाता है। पहले उर्स दरगाह में 1 दिन का उत्सव था, लेकिन पिछले 44 वर्षों से उर्स का उत्सव 3 दिन का मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संत सभी की मनोकामना पूरी करते हैं और यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। सदियों से हजरत नाहर सैयद बाबा जैसे सूफी संतों ने हमारे देश में आध्यात्मिकता और सद्भाव के संदेश का प्रचार किया है और उनकी शिक्षाएं अभी भी धर्मनिरपेक्षता के आगे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। यहाँ पर
विगत कई सालों से हिंदू मुस्लिम एकता का मेला गिरता है। ये मेला, ये उर्स होली के दिन मनाया जाता है। होली किसी भी वक्त आओ, चाहे रमज़ान में आओ, मुहर्रम में आओ, कभी भी आओ, लेकिन होली के दिन ही ये उर्स, ये मेला गिरता है और उस पर जायरीन पूरे भारत में हिंदू के साथ साथ मुसलमानों के साथ जितनी भी हिंदू आते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विनोद पप्पू और धर्मवीर ये वो लोग हैं जो मेरठ शहर में शाही जामा मस्जिद के जीर्णोद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हिंदू होने के बावजूद मस्जिद के मुख्य द्वार पर पवित्र कुरान की आयतें उकोर रहे हैं। बता दें कि यह मस्जिद मेरठ शहर के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है, जिसे लगभग 700 साल पहले सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने बनवाया था। इन हिंदू नक्काशीकारों ने नई दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद सहित भारत भर में लगभग 40 मस्जिदों में अरबी बनाम कुरान की नक्काशी की है। विभिन्न धार्मिक स्मारकों पर विभिन्न पवित्र ग्रंथों के छंदों को उकेरने के बाद इन नक्काशियों ने को उनके काम के लिए शहर भर में जाना जाता है। जम्मू के राजौरी के दूर दराज के इलाकों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा हो रही है। गरीब लोगों को मुफ्त में राशन दिए जाने पर राजौरी के पहाड़ी इलाकों के लोगों ने पीएम का धन्यवाद भी किया है। इसी कड़ी में अधिकारियों का कहना है कि जब भी गरीब लोगों को राशन की जरूरत होती है तो उन्हें मुहैया कराया जाता है और लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाती है। जो बंदा राशन नहीं पहुंच सकता उस पे भी हम व्यवस्था करके उसके घर तक राशन पहुंचा देते हैं। राशन की कोई भी कंप्लेंट नहीं है। यहाँ लोगों से भी पूछा जाए, ये नहीं कि हम खुद बोलेंगे कि राशन के बारे में, लोगों से भी पूछा जाए। जहाँ हर वक्त हम लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हैं। इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। हर वक्त राशन मिलता है लोगों को, जब भी ये कहेंगे तब ही राशन मिल जाएगा। और ये ईद भी आ रही है और ये इनके लिए हमेशा ये लोग बहुत पसमानदा एरिया से तलक रखते हैं। हमारे लिए ये बड़ी ये ईद जो है इस वक्त लोग खुशी खुशी से फ्री सामान लेके जा रहे हैं, अपने बाल बच्चों के बीच में बैठ के ईद मनाएंगे। हमारे ना यहाँ मजदूरी का कोई साधन है, ना कोई दूर दराज एरिया है, ना यहाँ कोई काम है। इन लोगों का इसी राशन पे ही गुजारा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि गवर्नर इंतजामिया का हम तमाम तर गरीब लोग जो हैं शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया हमारी आवाम के लिए। अभी जैसे आपने बयान किया कि हमारी ये पंचायतें जो हैं आरबीए पंचायतें हैं, बहुत दूर दराज के पहाड़ों के बीच में, और आरबीए पंचायतें बैकवर्ड एरिया की पंचायतें हैं। अभी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, फ्री राशन जो गरीब लोगों को मिल रहा है। जैसे हमारी ईद आ रही है, बकरा ईद आने वाली है, तो हम बड़ा शुक्रगुजार। मानसून सत्र में किसानों के संसद घेराव के ऐलान के मद्देनजर दिल्ली के 7 मेट्रो स्टेशनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और जरूरत पड़ने पर कुछ मेट्रो स्टेशनों को कभी भी बंद किया जा सकता है। इस संबंध में दिल्ली मेट्रो पुलिस ने डीएमआरसी को एक पत्र लिखा है। जिन मेट्रो स्टेशनों का अलर्ट पर रखा गया है उनमें जनपथ, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इससे पहले रविवार को सिंघू बॉर्डर के पास मंत्रा बैंक्वेट हॉल में हुई बैठक में ज्वाइंट सीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारियों मौजूद रहे थे और वहीं किसानों की ओर से बैठक में 9 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मीटिंग में जंतर मंतर पर संसद के पास प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी थी। वहीं मानसून सत्र में किसान संगठन जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करना चाहते थे। किसान नेताओं से दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो फिर से अपनी मांग पर सोचें। दिल्ली पुलिस ने डीडीएमए गाइडलाइंस का हवाला दिया है और कहा है कि अभी पॉलिटिकल गैदरिंग की इजाजत नहीं है, इसलिए 200 लोगों के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी जा सकती है। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देश की सीमा पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद बबलू सिंह के वीरता पर और उनके परिवार के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए रविवार को मथुरा पुलिस उनके घर पहुंच गई और शहीद बबलू सिंह की बेटी गरिमा सिंह का जन्मदिन मनाया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन पर पुलिस की टीम शहीद बबलू सिंह के घर पहुंची और धूमधाम से केक काटकर गरिमा का बर्थडे मनाया गया।
तमाम पुलिसकर्मियों ने शहीद की बेटी को शुभकामनाएं और गिफ्ट दिए, जिसे गरिमा ने खुशी से स्वीकार भी किया। गौरतलब है कि बबलू सिंह 30 जुलाई 2016 को नौगांव के कुपवाड़ा सेक्टर में सीमा पार से आए आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उनके मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज बेटी के जन्मदिन पर उसे अपने पिता की कमी न खो, इसलिए पुलिस ने उनके घर जाकर उनका जन्मदिन की ढेरों बधाइयां दी। आज सेना मेडल से सम्मानित शहीद बबलू सिंह की बेटी का जन्मदिन था। इसके उपलक्ष्य में मथुरा पुलिस द्वारा उनके जन्मदिन में शरीक होकर उन्हें हार्दिक बधाई दी गई। केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया तथा कुछ गिफ्ट भी हमारी तरफ से दिए गए। खबर यूपी से है, जहां बहराइच में आज ग्राहकों की सुविधा के लिए एक बैंक द्वारा मोबाइल एटीएम वैन का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बैंक के मोबाइल एटीएम वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग लगातार अपने ग्राहकों के हित में निर्णय ले रहा है और सरकार ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए मोबाइल एटीएम वैन का शुभारंभ किया है। वह मोबाइल एटीएम अपने ग्राहकों के घर घर जाकर बैंकिंग सुविधाओं का लाभ प्रदान करेगी और किसान भाई इस एटीएम से घर बैठे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। हर व्यक्ति के दरवाजे पर सारी सुविधाओं को हल करने वाली है ये जिसमें पैसा निकालने की सुविधा है, बैंक के बारे में जानकारी, अपने खाते के बारे में जानकारी करने की सुविधा है। खबर यूपी के जनपद औरैया के एयर से थाना क्षेत्र से है, जहां 18 जुलाई 2021 को रोते बिलखते दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। साथ ही न्याय न मिलने पर परिजनों ने आत्महत्या की बात कही है। दरअसल एयर वटकरा क्षेत्र के एक गांव ने कि 12 वर्षीय नाबालिग को गांव के ही कुछ लोग अगवा कर ले गए थे और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़िता को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए थे। जबकि पीड़िता ने मीडिया से बात की, तब उन्होंने रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई और बताया जा रहा है कि एरवाकटगरा पुलिस को इस मामले में शिकायत की गई थी, तो मामले में पुलिसकर्मी लिपापोती करते नजर आए। परिजनों का आरोप है कि उनके घर के लोगों को थाने में बंधक बनाकर पुलिस समझौता करने का दबाव बना रही है। उसके बाप से कहा तुम अपने लड़कों को बांध के रखो, ऐसा क्यों किया? उसने कुछ पूछताछ न करके डारिया और लाठी उठा के चलाने लगी। किन किन लोगों के साथ मारपीट हुई और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? अरविंद कुमार, अमर सिंह, कमलेश कुमार, मनोज कुमार, हरवीर सिंह और कंचन देवी। ये कौन लोग हैं? जी सर, ये मेरे भतीजे अरविंद कुमार, भैया हैं चचौते। जो विरोधी हैं उन लोगों के खिलाफ क्या अभी तक कोई पुलिस ने कार्रवाई की? सर कार्रवाई तो इन लोगों जो 2 लोग रह गए थे, मुझे तो पुलिस ने उठाया, अस्पताल में भर्ती किया, वहाँ से निकाला, सीधा सड़क डाल दिया। वहीं सर ये टाँके पट्टी जो कुछ यहाँ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया और रात तक मुझे निकाल दिया। सर पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो आप? अभी तो नहीं संतुष्ट है सर, मुझे कोई न्याय ही नहीं मिल रहा है। क्या दिन से भटक रहे हो आप? परसों शाम से भटक रहे हैं 8 बजे से। कितनी उम्र है आपकी भतीजी की? भतीजी की लगभग 11-12 साल उम्र है। अगर यहाँ से भी आपको कार्रवाई। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।